बच्चों आज हम स्टडी करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मोशन अंडर प्लेन में। यहाँ पर डायनामिक्स की बात करेंगे तो हम रिकॉल कर लेते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में v स्पीड से मूव कर रही है और ये रेडियस r है। अगर ये v कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ऐसे केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है v² / r एंड दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर। ये कहाँ होता है? सेंटर की तरफ होता है। लेट्स से पार्टिकल m रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है विद स्पीड v, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन होगा v²/r। अब बच्चों हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा कि जब भी कोई एक्सेलरेशन होगा उसका कॉज क्या होगा? उसका कॉज होगा फोर्स। तो यहां पर यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है क्योंकि फोर्स होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन होगा तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ सेंट्रीपिटल कैन बी रिटन एज mv² m into a can be written as m into a सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी हो जाएगी m into a सेंट्रीपिटल की वैल्यू हो जाएगी v²/r। यानी कि अ पार्टिकल इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन देन देयर वुड बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। यानी कि अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज करेगी, क्रिएट करेगी, और उसकी वजह से ये सर्कल में आएगा। तो बच्चों आप ये याद रखना कि कभी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। उसके सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसको आप v²/r को आप m⍵²r भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ⍵²r भी लिखते हैं। बात आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने बोली थी dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगी आपकी m इंटू ए टी, जिसको हम m इंटू dv/dt लिख सकते हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी, टेंजेंशियल फोर्स, और टुवर्ड्स द सेंटर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। टोटल फोर्स भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ऑर्थोगोनल है। टोटल फोर्स की वैल्यू आपको रूट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर, ये आपको टोटल फोर्स रिक्वायर होगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हुए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक आपको हॉरिजेंटल सरफेस दिया हुआ है, हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस। A particle of mass m is rotating in a circle with angular velocity omega। ओमेगा आपको एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, और रेडियस की वैल्यू दे रखी है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू l, बिकॉज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
अब बच्चों यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड दी टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन निकालनी है। तो बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम डील करेंगे। लेट से ये सेंटर है और ये आपका पार्टिकल है। आप ये पार्टिकल देखेंगे और यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस पार्टिकल का एक mg डाउनवर्ड जरूर रहेगा और जिसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन है नहीं। अब ये सर्कुलर मोशन में यानी कि ओमेगा स्पीड से ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो कि टेंशन होगी। तो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम पहली इक्वेशन लिख सकते हैं कि नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg, नो वर्टिकल मोशन। अब जो हॉरिजॉन्टल है तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, और दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। और यहां पर r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपको लेंथ के बराबर दी हुई है, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। You will get tension in the string will be m omega square l। ये आपकी टेंशन होगी एंड डायरेक्शन आप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी सेंटर ही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। कार नेगोशिएटिंग अ कर्व ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। कार और एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सपोज करो ये कर्व रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है लेट से आर। यानी कि रोड पर कभी भी हम चल रहे होते हैं तो कई बार कर्व आता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आर मान लिया, तो या कार यहाँ पर जा रही है। तो जैसे ही बच्चों किसी भी कर्व पर ये मूव करेगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो लेट से इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। ये कांस्टेंट स्पीड v से एक कर्व यानी कि रोड एक कर्व है, इस तरह से कर्व है, और आपकी कार इस कर्व को पर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय आर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप देखेंगे यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी जिसकी वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर ये आर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी। जैसे अगर ये स्ट्रेट रोड है और आर टेंड्स टू इंफिनिटी है तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायर नहीं होती है, वो सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। बट अगर आपका एक कर्व है तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको बोलेंगे एफ सी। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखेंगे, ये कुछ कार ऐसे, इसमें v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ओके, आप इस तरह से देख सकते हैं। लेट्स से दिस इज v वेलोसिटी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, इन दोनों में 90 डिग्री है। ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और नीचे आपका mg रहेगा। अब बात आता है वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं, तो ये आगे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, अब ये देखो इस इधर मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में आपको 90 डिग्री पर एक फोर्स चाहिए होगी। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये फोर्स आपका बच्चों कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्रिक्शन। एफ सी इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द frictional force provide the centripetal force for a car moving in a curve। कर्व पर कोई कार अगर मूव कर रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम इस केस में बोल सकते हैं बच्चों फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बच्चों यहां पर देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है और आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इक्वल्स टू एम जी। आपके पास एक ही इक्वेशन ये आएगी, दूसरी इक्वेशन ये आएगी। अब बच्चों जैसे ही हमें फ्रिक्शन की बात आती है तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से कम होनी चाहिए।
फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू एम वी स्क्वायर आर के बराबर है, मस्ट बी लेस देन म्यू, और एन की वैल्यू एम जी के बराबर है। यानी कि यहां से आपको पता चल जाएगा वी मस्ट बी लेस देन म्यू जी आर, एम कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आपका अगर गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर का रोड है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है, तो आपकी स्पीड ऑफ नेगोशिएशन इससे कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड फॉर नेगोशिएटिंग वी मैक्स कितनी हो सकती है बच्चों? वी मैक्स कैन बी गिवन एज म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जी इंटू आर। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर नेगोशिएटिंग द कर्व, फॉर नेगोशिएटिंग द कर्व। तो आप इससे कम स्पीड से किसी भी इससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स इट नीड्स विल बी मोर देन द फ्रिक्शन इट कैन हैव। यानी कि म्यू एन से ज्यादा इसको सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी और वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रोड से बाहर जाने लगेगी। यानी कि ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाने के लिए इट विल नो नॉट गो इन द सर्कुलर मोशन, बट ये सर्कुलर मोशन एक बड़ा मोशन करेगी, उसकी वजह से ये रोड से बाहर जा सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों जैसा हमने देखा कि अगर हॉरिजेंटल सरफेस है तो वहां पर अगर स्पीड आप ज्यादा बढ़ा दें तो वहां पर फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होता नहीं है, तो उसकी वजह से कर्व नेगोशिएट करने की स्पीड स्पीड काफी कम होती है। तो हाईवेज पर आपने जनरली देखा होगा कि कर्व को रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये हॉरिजेंटल नहीं होता है बट एक स्लोप होता है, यहाँ से एक साइड से इसको रेज कर दिया जाता है। तो इनर एंड और आउटर एंड में एक स्लोप होता है जिसको हम बोल रहे हैं थीटा। लेट से ये हमारी कार है और ये कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हैं। लेट से दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से देखेंगे। लेट से इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेंगे हम, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, वर्टिकल से एंगल थीटा होगा। तो आप देखेंगे कि ये एक हॉरिजेंटल प्लेन में एक सर्कल बनाएगा। जब ये कार ऐसे नेगोशिएट करेगी तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस इसी प्लेन में होगा, इसका सेंटर इसी प्लेन में होगा। इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट का रेडियस, ये बहुत बड़ा सर्कल है। तो आप ऐसे सर्कल बनाएंगे तो इनका सेंटर डिफर करेगा क्योंकि इनका रेडियस सेम होगा, रेडियस सेम होगा क्योंकि ये एंड और ये एंड दोनों पैरेलल होते हैं, विड्थ बराबर है, तो ये रेडियस होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये कार चल रही है तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो इधर नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा और ये आप mg को देख पाएंगे, ये आपको n cos थीटा मिलेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइड बाय n sin थीटा। तो यहाँ पर वी आर नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। अगर मान लेते हैं कि ड्यू टू सम रेन और वट एवर फैक्टर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, लेट से इट इज म्यू इज जीरो, नो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, नो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन रोड। हमने फ्रिक्शन को जीरो अज्यूम किया हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगी क्योंकि ये एक कर्व है, और मान लेते हैं v वेलोसिटी से कर रहे हैं, n sin थीटा will be m into ac and which will be equals to m into v square by r. v is the speed and r is the radius of curvature of the curve, जो भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर मिल जाएगी।
यहाँ पर वी स्क्वायर बाई जी आर मिल जाएगी, और आपको ये नेगोशिएटिंग स्पीड होगी, तो v की वैल्यू आप बोल सकते हो जी आर टेन थीटा का रूट। अगर आपको नेगोशिएटिंग स्पीड दे रखी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो आप बता सकते हो कि कितना इंक्लिनेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको इंक्लिनेशन पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ जी आप नेगोशिएटिंग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन कंसीडर कर लेते हैं, फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल्स टू म्यू। अब बच्चों यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और यहाँ पर जो म्यू कंसीडर होगा वो म्यू एस होगा। हाउएवर आपकी कार मूव कर रही है, लेकिन व्हील विद रिस्पेक्ट टू अर्थ काइनेटिक स्लाइड नहीं करता है, स्किड नहीं करता है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काम आता है। तो मान लेते हैं कि आपका म्यू है, म्यू, ओके। तो यहाँ पर कार को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कार में अगर ज्यादा स्पीड से नेगोशिएट करना है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर अंदर आएगी, क्योंकि इसको ज्यादा सेंट्रीपिटल वैल्यू की फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल हो गया आपका, mg डाउनवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा, ये तीन फोर्सेस होंगी। आप इनके कंपोनेंट्स लेंगे, जैसे कि दिस विल बी थीटा, ये आप थीटा देखेंगे, ये भी एंगल थीटा होगा। तो सेंटर के डायरेक्शन में आपकी वैल्यू क्या होगी, n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये आपको सेंट्रीपिटल इक्वेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द इंक्लाइन होगी और नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों 90 डिग्री पर है। बट हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये जो कर्व बन रहा है सेंटर के डायरेक्शन में, यानी कि जब कार चलते हुए एक सर्कल क्रिएट होगा, उस कर्व के सेंटर पर, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इस डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो नॉर्मल और एफ एस का दोनों का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। एम जी का कोई कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो यहां पर एक इक्वेशन अपने को ये मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी, अगर हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है, दूसरी इक्वेशन में आप देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में आप बोल सकते हो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, माइनस एफ एस साइन थीटा। आप देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा होगी और एफ एस साइन थीटा नीचे आएगी, तो माइनस एफ एस साइन थीटा किसके वैल्यू होगी, एम जी के इक्वल होगी। ये दूसरी इक्वेशन आएगी आपके पास। अब यहां पर हम मैक्सिमम मिनिमम देखो, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे, तो नॉर्मल लेट से, नॉर्मल किस पे डिपेंड करेगा, आप नॉर्मल को भी देख सकते हैं, एन कॉस थीटा, थीटा इज कांस्टेंट, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। ये सेकेंड इक्वेशन को अगर इसको राइट में भेज दे तो ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नॉर्मल एफ एस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल एफ एस पर डिपेंड करता है, और एफ एस नॉर्मल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे, आपका एफ एस बढ़ता जाएगा, एफ एस बढ़ता जाएगा, एफ एस बढ़ता जाएगा, तो हम एफ एक्स को मैक्सिमम करके हम मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं। फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वी, फॉर मैक्सिमम स्पीड, यानी कि वी मैक्स, वी विल कंसीडर एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। आप ये कर सकते हैं, एफ एस को म्यू एस एन कंसीडर करेंगे, और हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को रीराइट करेंगे, यानी कि एन साइन थीटा एक प्लस एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर
ओवर आर। ये फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर दिया हमने। सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे एन कॉस थीटा माइनस एफ एस, यानी कि अगेन म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। ये दूसरी इक्वेशन को रीराइट कर दिया है। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए इस केस में क्या होगा कि एक लिमिट पर मैक्सिमम स्पीड पर एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उस स्पीड को निकालने के लिए कि अगर हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करें तो मैक्सिमम स्पीड इसको नेगोशिएट करने की क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों कंसीडर किए हैं। बैंकिंग और फ्रिक्शन को दोनों को कंसीडर करेंगे तो आपकी दो इक्वेशन ये बन जाएंगी। अब सिंपली देखेंगे कि n कॉमन आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को आप अगर डिवाइड कर दें, यू विल गेट साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका, ये फाइनली आ जाएगा। अब यहां से आप अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं यानी कि कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस, और नीचे आप कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ओके, इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी। कॉस कॉस कैंसिल कर देंगे, फाइनली आपके पास जो वैल्यू आने वाली है टेन थीटा प्लस म्यू एस ओवर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और ये v मैक्स होगी, v मैक्स बाई जी आर। तो हम बोल सकते हैं v मैक्स की वैल्यू जो होगी दैट इज जी आर मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, इसका होल का रूट आएगा। यानी कि आपकी जो भी स्पीड है, कोई भी स्पीड आपकी इससे कम होगी, v मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू दिस स्पीड v मैक्स जी आर टेन थीटा प्लस म्यू एस ओवर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये वैल्यू होगी। अब बच्चों इसमें ये मैक्सिमम निकाली है हमने, मिनिमम मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा उसके लिए कैलकुलेट करेंगे इफ टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। उसमें क्या होगा, टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू एस होगा तो आपके इंक्लाइन पर अगर आपने ये जीरो स्पीड से रखी कार तो ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्किड करने की कंडीशन है, टेन थीटा म्यू एस से ज्यादा है। तो उसी कंडीशन में हम मिनिमम स्पीड निकालते हैं। तो अगर टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है तो यहाँ पर हम वी मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। तो वी मिनिमम में हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन, जो हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया है वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड आ जाता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड आता है, बाकी इक्वेशन हमारी सेम रहेंगी। यानी कि इसमें हम म्यू एस को माइनस म्यू एस से रिप्लेस कर देंगे, माइनस म्यू एस से रिप्लेस कर देंगे। तो वी मिनिमम की वैल्यू आपके पास जी आर टेन थीटा प्लस म्यू एस की जगह माइनस म्यू एस आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस म्यू एस की जगह 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये आ जाएगा। तो यानी कि कर्व को ये कंडीशन तभी होगी तब ये आपका टेन थीटा, यानी कि मैक्सिमम स्पीड ये हो सकती है, और अगर टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो मिनिमम स्पीड ये हो सकती है। तो आपकी स्पीड इन दोनों के बिटवीन होगी। अगर टेन थीटा लेस देन म्यू है, टेन थीटा लेस देन म्यू है तो वी मिनिमम इफ टेन थीटा लेस देन म्यू एस, तो वी मिनिमम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कि वो जीरो स्पीड से कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू होगी, आप इसको याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर द पार्टिकल टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बॉल, और बाकी इंफॉर्मेशन हमें फिगर के थ्रू दे रखी है। ये एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसमें एक पार्टिकल है जिसका मास है m, m मास का एक पार्टिकल है एट एन एंगल थीटा
रेडियस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का आर। तो हमें इस बाउल को हमें घुमाना है ओमेगा स्पीड से सो दैट दिस पार्टिकल डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू बॉल। बॉल के रेस्पेक्ट में ये स्लाइड ना करे, ये तो ना नीचे ना ऊपर स्लाइड करे, ये स्टेशनरी है। इसको अगर हम घुमाएंगे तो आप देखोगे कि इसका जो ये कुछ इस तरह से मोशन होगा, एक सर्कल बनेगा, यानी कि ये बॉल के साथ साथ ऐसे घूमेगा, एक सर्कल में घूमेगा जिसका सेंटर यहां पर होगा। और इसको आप बोल सकते हो स्मॉल आर। स्मॉल आर, ये आप देख सकते हैं स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा हो जाएगी। ओके, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगी जो सेंटर की तरफ रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर एक mg रहेगी डाउनवर्ड। तो अब अगेन देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगी हमारी। हम बोल सकते हैं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि ये रेस्ट में है, बट बिकॉज इट इज मूविंग इन अ हॉरिजेंटल सर्कल, तो यहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा, ये एन कॉस थीटा इधर होगा, एम जी को बैलेंस करेगा, एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसको हम एम ए इंटू सेंट्रीपिटल बोल सकते हैं, और ये होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर यानी कि स्मॉल आर। तो यहां से आप देखेंगे आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, यानी कि टेन थीटा मिल जाएगा, और विच विल बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ये मिल जाएगा। अब आर को आप स्मॉल आर को ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा लिख सकते हैं बाई जी। यहां से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आपको जी बाई आर कॉस थीटा, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की मिल जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, यानी कि यू कैन से ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा। इतना आपको ओमेगा करना पड़ेगा सो दैट दिस पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। अब पार्टिकल का हॉरिजेंटल मोशन रहेगा, यानी कि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन होएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं रहेगा। दिस इज जस्ट लाइक बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में जब हमने म्यू को जीरो लिया था, तो v इक्वल्स टू, आप वहां से देखेंगे कि अगर यहां पर हम v निकालना चाहें, तो यहां पर देखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर को आप v स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं इंटू आर। तो यहां पर वेलोसिटी जो पार्टिकल की वो आएगी जी आर स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर इंटू टेन थीटा। ये केस इक्विवेलेंट है रोड के, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड में जब हमने म्यू जीरो लिया था। इस स्फेरिकल सरफेस को रफ बना दिया, और ये पार्टिकल वहीं पर लोकेटेड है, एम मास का पार्टिकल है। तो अब इस केस में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप देखो, फाइंड द ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्सिमम फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉल। यानी कि मिनिमम ओमेगा और मैक्सिमम ओमेगा निकालनी है। देखो बच्चों, अगर ओमेगा आप जीरो कर दोगे, ओमेगा अगर आपने जीरो कर दिया, तो ये पार्टिकल वापस से यहीं आ जाएगा, और इसमें हम अज्यूम करेंगे दैट टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। तो ये पार्टिकल अगर आपने ओमेगा जीरो कर दिया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू पर आके ये स्टेशनरी होएगा। हम चाहते हैं ये इसी टेन थीटा पर स्टेशनरी रहे, तो उसके लिए हमें ओमेगा मिनिमम क्या करना होगा। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे, इसका आप देखेंगे टेन थीटा बढ़ता जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो एन साइन थीटा आपका बढ़ता जाएगा। एन तो बढ़ेगा नहीं, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो अब देखते हैं हम ओमेगा मिनिमम। तो ओमेगा मिनिमम के लिए हमने जैसे निकाला था वी मिनिमम, इसमें भी सेम आपका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ थीटा है, ये एन कॉस थीटा बनेगा, इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा, और ये एम जी। अब ओमेगा मिनिमम निकालेंगे तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेम
कंसेप्ट बनाएंगे और फ्रिक्शन को म्यू एन लेंगे। फ्रिक्शन को म्यू एन लेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ पर आप देखोगे, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। दूसरी इक्वेशन मिलेगी, यहां पर आप देखेंगे ये कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी को बैलेंस करेगा। दो इक्वेशन मिलेंगी। यहां पर आप मिनिमम के लिए, ओमेगा मिनिमम के लिए या वी मिनिमम के लिए, वी मिनिमम implies omega minimum should be f maximum। f maximum होनी चाहिए, ठीक है ना। f maximum के लिए हम f को म्यू एन रख देंगे और इसको म्यू एन रख देंगे। म्यू एन रखेंगे और आपको n साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा ओवर एम वी स्क्वायर बाई आर, और दूसरी इक्वेशन n कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी आएगी। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर जी आर की। अब यहाँ पर साइन कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आपने को टेन थीटा प्लस माइनस म्यू ओवर वन प्लस म्यू टेन थीटा मिलेगा। ओके, तो अब ये आपका v आ गया है। v को आप ओमेगा आर लिख सकते हो, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर इंटू जी भी हो सकता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी टाइम्स टेन थीटा माइनस म्यू वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये लिख सकते हैं। और स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा आपके पास आ जाएगी। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं साइन थीटा को कैंसिल करने के बाद। अदरवाइज आप इसी एक्सप्रेशन में छोड़ सकते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी, दिस वाज द ओमेगा स्क्वायर। आप इसको चाहें तो फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होगा आपका ओमेगा मिनिमम। नेक्स्ट इज ओमेगा मैक्सिमम। ओमेगा मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पर म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस करेंगे और ये वैल्यू सेम आएगी जी आर साइन थीटा, और जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये वैल्यू आएगी और इसका रूट, ये ओमेगा मैक्सिमम होगी। जब बच्चों ओमेगा मैक्सिमम होगी तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब ओमेगा मैक्सिमम होगी तो ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा, जैसे जैसे इसकी ओमेगा बढ़ेगी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो उस केस में आपके फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा। ओमेगा मिनिमम के केस में आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो आपका ओमेगा मैक्स कितना आ जाएगा? ये आपका ओमेगा मैक्स आएगा। कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कराया जाता है। यानी कि ये पूरा एक कोन की तरह, ये कोन की तरह शेप बन जाएगी। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल प्लेन में एक सर्कल होगा और इसका आप सेंटर देखेंगे ये हो जाएगा। इसको अगर आप r बोलते हैं तो r की वैल्यू आप देखेंगे, r की वैल्यू l यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनटू साइन थीटा, ये आ जाएगी। और इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा है, तो हमें निकालना है ये थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये mg डाउनवर्ड फोर्स रहेगी और टेंशन अपवर्ड रहेगी, एंगल ये थीटा रहेगा। तो अगेन t के कंपोनेंट होंगे यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में t cos थीटा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो t sin थीटा हो। इस तरह से आपके ये फोर्सेस हैं mg
और ये टेंशन, एंगल ये थीटा है, टी साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर है और टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप देखेंगे पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन या कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा विल बैलेंस एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टी साइन थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और हम बोल सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए सी विच इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आप यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास टेन थीटा विल बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी आ जाएगी। तो आप इसको देखेंगे, टेन थीटा को आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिखें और ये ओमेगा स्क्वायर आर को आप एल सेन थीटा लिख सकते हैं ओवर जी। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और इस केस में भी आपका ओमेगा जो आने वाला है दैट विल बी जी टाइम एल कॉस थीटा का होल रूट। आपका वही ओमेगा आया है जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए हेमिस्फेरिकल फ्रिक्शनलेस बाउल के लिए निकाला था, क्योंकि वहां पर भी पार्टिकल कुछ वैसे ही घूम रहा था और वो हमारा स्फेरिकल बाउल था और उसमें भी पार्टिकल कुछ इस तरह से कोन जैसा शेप बन रहा था अगर सेंटर को देखें। तो ये स्फेर हेमिस्फीयर वाला केस और कोनिकल पेंडुलम वाला केस ऑलमोस्ट सेम है यहाँ। बच्चों ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, आप इसको जूम करके थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर शोज अ रॉड ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ pivoted near the end which is made to rotate in a horizontal plane। यानी कि ये आपको एक रॉड दे रखी है और इससे एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, दोनों की लेंथ एल है। अ बॉल हॉरिजेंटल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से इसको रोटेट किया जा रहा है। अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एंगल थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग इज 30 डिग्री फ्रॉम द फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन टेक g इक्वल्स टू 10। यानी कि आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है जब आपको थीटा दे रखा है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले हम इसको लोकेट करेंगे, यानी कि ये हमारा ये कुछ कोनिकल तो बनेगा लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये एंगल थीटा। तो ये पार्टिकल इस सेंटर पर पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से सर्कल बनेगा आपका, ये कुछ ऐसा बड़ा सर्कल बनेगा, यानी कि ये इसका सेंटर होगा और ये इसका रेडियस होगा। और रेडियस की वैल्यू ये एल है और ये भी एल है, तो रेडियस की वैल्यू आपको मिल जाएगी एल प्लस एल साइन थीटा, क्योंकि जिस रेडियस में ये घूमने वाला है ये इस रेडियस में घूमेगा, क्योंकि हर टाइम हर समय ये इसी डिस्टेंस पर होगा, किसी भी एंगल पर जाएंगे इस डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे। तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी फिर आर इक्वल्स टू एल 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो एंगुलर स्पीड दोनों की सेम होगी ओमेगा। अब यहाँ पर आप ये थीटा दिया हुआ है, ये टेंशन बोलेंगे और ये एम जी बोलेंगे, तो आप इक्वेशन लगाएंगे अगेन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये रहेगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, एम कैंसिल हो जाएगा बाई जी। यहां पर आप ओमेगा यानी कि जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू आर का रूट करेंगे, ये ओमेगा आ जाएगा। आर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, आपको ओमेगा विल बी जी साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, क्या रखेंगे आप, एल
L1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका ओमेगा हो जाएगा। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। आप वैल्यूज पुट कर दें, एल की वैल्यू दे रखी है आपको, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आपको एंगुलर स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यानी कि साइन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और ये एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो ये आपके पास 3/2 हो जाएगी, और कॉस की वैल्यू √3/2, ये कुछ वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू अप्रोक्स मिल जाएगी 4.4 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। A metal ring of mass m, radius r is placed on a smooth horizontal table, set rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with speed v. Find the tension in the ring. तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको एक रिंग है जिसको आपने हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है, रिंग है जिसको आपने हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। रिंग का आप टोटल मास मान सकते हैं m, और इसको v स्पीड से, यानी कि इसको हर पार्ट v स्पीड से मूव कर रहा है, इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, एवरी पार्ट इज मूविंग विद स्पीड v। तो ओमेगा की वैल्यू आप v बाई आर लिख सकते हैं, v बाई आर। तो ये कुछ ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। आप देखेंगे हॉरिजेंटल सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर है, तो यहाँ पर mg नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। रिंग का टेंशन निकालने के लिए हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू यानी कि रिंग को आप ऊपर से अगर देख रहे हैं तो रिंग आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ओमेगा दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे, बहुत छोटा सा सेक्शन, जो कि ये एंगल हम मान लेते हैं, दो पोर्शन मान लेते हैं, लेट से डी थीटा, और ये भी छोटा सा एंगल डी थीटा मान लें। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप इसको कट कर दें, यहाँ से आप इसको कट कर दें, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी कि हम सिर्फ इतना सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर टेंशन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द लेंथ, या टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और ये भी टेंशन इसी डायरेक्शन में। और यहाँ पर अगर आप, तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। आप इसको, इस एंगल को निकालेंगे, आप इसमें देखें ये एंगल हमने, ये एंगल आप देखेंगे, ये एंगल भी डी थीटा आएगा। कैसे आएगा देखो बच्चों, यहाँ पर ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, तो आप इस पूरे क्वाड्रिलेटर को देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल है इसका सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये ऑपोजिट एंगल दोनों का सम 90 180 होगा। और आप ये देख रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। तो यहाँ पर ये एंगल आपका डी थीटा होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी टेंजेंट डालेंगे और ये एंगल डी थीटा आ जाए। ये एंगल आने के बाद, ये एंगल आने के बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ये टेंशन टी है, दिस इज ऑल्सो डी थीटा। तो टी के दो कंपोनेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर टी कॉस डी थीटा, और यहाँ पर भी टेंशन का कंपोनेंट होगा टी कॉस डी थीटा। अंदर की साइड दोनों के कंपोनेंट होंगे टी साइन थीटा साइन डी थीटा। इस वेक्टर का भी कंपोनेंट आएगा, इस वेक्टर का भी कंपोनेंट है, दोनों फोर्स का आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2t साइन थीटा। तो आप देखेंगे टी कॉस थीटा
टी कॉस थीटा डी थीटा माइनस टी कॉस डी थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जीरो होंगे, तो कोई भी फोर्स नहीं रहेगी। और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी आपकी 2t साइन थीटा, साइन इंटू डी थीटा होगी। अब यहां पर ये देखेंगे, ये रिंग है जिसका मास है, और इस पोर्शन के मास को हम लिख सकते हैं लेट से एम प्राइम। लेट से मास को हम लिख सकते हैं एम प्राइम। एम प्राइम को हम लिख सकते हैं टोटल मास, टोटल मास पर यूनिट लेंथ 2 पाई आर इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन। इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी बच्चों? इस पोर्शन की लेंथ होगी आर इंटू ट्वाइस ऑफ डी थीटा, यानी कि ये टोटल एंगल 2 डी थीटा है, तो हम आर को यहां से मल्टीप्लाई करें, आर इंटू 2 डी थीटा आपको लेंथ ऑफ आर्क दे देगा। तो लेंथ ऑफ आर्क से अगर मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो एम प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एम इंटू 2 पाई, और 2 पाई से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई आर इंटू डी थीटा, ये आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, ये लिख सकते हैं, वी इन्होंने दी हुई है, एम प्राइम, यहां से 2t साइन डी थीटा को लिख सकते हैं, एम प्राइम को लिख सकते हैं एम ओवर पाई आर इंटू डी थीटा इंटू वी स्क्वायर। आप यहां पर देखेंगे साइन थीटा और डी थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने क्या निकालना है? हमने टेंशन निकालनी है। तो टेंशन की वैल्यू हमने आ जाएगी एम ओवर 2 पाई आर, और इसको मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो एम ओवर 2 पाई आर को मास पर यूनिट लेंथ लेमडा भी लिख सकते हैं, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, टेंशन इक्वल्स टू लेमडा इंटू वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू वी स्क्वायर आपका टेंशन ऐसे भी आएगा। दिस विल बी द टेंशन इन एवरी पार्ट ऑफ द रिंग, ये टेंशन रिंग के हर पार्ट में होगी।